हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमने पीछे वाली वीडियो में 2 छंदों को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमारा पहला छंद छंद था अनुष्टुप। उसके बाद हमने किया था इंद्रवज्रा। अनुष्टुप में हमने ये देखा था कि इसके चारों चरणों में जो अक्षर होते हैं वो 32 होते हैं, और इसके अनुष्टुप छंद के एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इंद्रवज्रा में देखा था कि इंद्रवज्रा छंद की पहचान होती है कि इसमें 2 तगण होते हैं, फिर जगण होता है, और उसके बाद 2 अंत में गुरु होते हैं। ठीक है। गुरु का मतलब समझ रहे हो आप, गुरु अक्षर या फिर दीर्घ अक्षर। दीर्घ को तो अब हम छंदों में प्रयोग नहीं कर सकते, दीर्घ के स्थान पर हमने गुरु का प्रयोग किया है, और छंदों में दीर्घ को हमेशा गुरु कहते हैं। और जो हर्षव होते हैं, हर्षव स्वर, उन्हें लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है। तो छंदों में हर्षव और दीर्घ के स्थान पर हमेशा ही गुरु और लघु का प्रयोग किया है। हमने देखा था कि इंद्रवज्रा में 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। और ये मैंने कल भी पहले भी बताया है, और मैं अभी बता रहा हूँ कि छंदों में जो ये उदाहरण होते हैं, आप ये मत समझना कि हम जो यहाँ पर कर रहे हैं एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। छंदों में उदाहरण वो कहीं से भी दे सकता है, या फिर हो सकता है कि उदाहरण इनमें से दे दे जो हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है। उदाहरण चाहे कहीं से भी आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि छंदों को कैसे पहचाना जाता है। फिर उदाहरण चाहे कहीं से भी आ जाए। ठीक है। तो आज का हमारा जो छंद होगा वो होगा उपेंद्र वज्रा। ये इंद्र वज्रा के समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो कंडीशन है वो अलग है। इसमें भी अंत में 2 गुरु होते हैं, और इंद्र वज्रा में भी अंत में 2 गुरु वर्ण थे, लेकिन पहले वाले इसमें बदल जाएंगे। इसकी पहचान होती है उपेंद्र वज्रा जत जा सततौ गौ। उपेंद्र वज्रा जत जा सततौ गौ। देखो, उपेंद्र वज्रा जत जा ततहु गो। अब ये बोलने में यदि आपको परेशानी हो तो आप इसको संधि के हिसाब से बोल सकते हो, जैसे जत जा सत्तो गो। ठीक है। अब ये कहता है कि उपेंद्र वज्रा छंद हो। उपेंद्र वज्रा छंद हो कहाँ पर हो? जहां पर पहले जैसे जगण हो, तैसे तगण हो, फिर जगण हो। ठीक है। अब देखो, इसका यदि आप इसमें देखोगे, जत जा, यहां तक कितना ले लिया हमने, जत जा। अब इसमें सबसे पहले इस जैसे बनेगा जगण, एक जगण हो। इस तय से बनेगा तगण, एक तगण हो। और इस जैसे क्या बनेगा, इस तय से भी जगण बनेगा। समझ गए? उपेंद्र वज्रा छंद वहां होता है जहां पर जगण हो, उसके बाद तगण हो, और उसके बाद जगण हो। ठीक है। और बाद में गौ। ये पीछे वाली वीडियो में बताया था कि गौ का क्या मतलब होता है। गौ का मतलब होता है, यहाँ पर दो दो है, और 2 को द्विवचन कहते हैं। ठीक है। तो गौ का मतलब होता है कि 2 गुरु। गौ यानी के, अब अंत में कहा है तो अंत में 2 गुरु अक्षर होते हैं। समझ रहे हो? उपेंद्र वज्रा छंद वहां होता है जहां पर पहले जगण होता है, फिर तगण होता है, उसके बाद जगण होता है, और फिर अंत में 2 गुरु अक्षर होते हैं। ठीक है। हिंदी में उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु अक्षर होते हैं। अब आपको समझ आ गया हो अच्छी तरह से। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है।
इसमें छंदों में ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि समझ में ही ना आए। यदि आपको प्रत्येक छंद की पहचान का पता चल गया, ठीक है, जैसे ये इसमें पहचान है उपेंद्र वज्रा जत जा, आप इसको आधा आधा भी बोल सकते हो, उपेंद्र वज्रा जत जहा ततहु गो, ठीक है, उपेंद्र वज्रा जत जहा ततहु गो, इस तरह से ही बोल सकते हो। यदि आपको प्रत्येक छंद की पहचान याद हो गई तो उदाहरण तो आप वैसे ही कर दोगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र वज्रा छंद वहां होता है जहां पर पहला जगन हो, फिर तगन हो, फिर जगन हो और उसके बाद अंत में दो गुरु अक्षर हो, ठीक है। अब हम इसके उदाहरण करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछते रहिएगा, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये उदाहरण है, और मैंने आपको पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि हम जो यहाँ पर उदाहरण कर रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही उदाहरण एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। उदाहरण तो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं छंदों में, सिर्फ और सिर्फ छंदों में उदाहरण समझाने के लिए होते हैं कि छंद को कैसे पता किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो हो सकता है या फिर ये उदाहरण भी दे दे। अब ये उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है, नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय, नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय, हो सकता है कि यही उदाहरण आ जाए, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि कौन सा उदाहरण आएगा, कहाँ से आएगा, कैसा उदाहरण आएगा। यदि आपको ये पता है कि हम उदाहरण में से कैसे पता लगाएं कि कौन सा छंद है, यदि आपको ये कला आ गई, छंद पहचानने की कला आ गई, तो आप उदाहरण चाहे कहीं से भी आ जाए, आप उदाहरण को वहाँ पर नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये उदाहरण है, इस उपेंद्र वज्रा का पहचान थी उपेंद्र वज्रा जत जहा ततहु गो, कि उपेंद्र वज्रा छंद वहाँ होता है जहाँ पर जगण हो, फिर तगण हो और फिर जगण हो और अंत में दो गुरु हो। अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो ये कहता है कि जगण हो, जगण के बाद तगण हो, तगण के बाद फिर क्या हो, फिर जगण हो, ठीक है, और दो गुरु हो, दो गुरु हो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जगण है या नहीं है, तगण है या नहीं है, जगण है या नहीं है और अंत में दो गुरु है या नहीं है। आपको एक बात और याद रखनी है कि इंद्र वज्रा में भी अंत में दो गुरु थे, उपेंद्र वज्रा में भी अंत में दो गुरु है, लेकिन उसके पहले क्या था, शायद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊ गए, यदि तऊ जगऊ गए, उसके पहले वाले में क्या था, उसके पहले वाले में आप एक बारी वही बात समझ लो कि इंद्र वज्रा में, इंद्र वज्रा जो छंद है उसमें दो तगण, ठीक है, फिर जगण और अंत में दो गुरु, समझ गए। उपेंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा छंद में पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु। अब देखो आपको इनमें इनकी अलग अलग पहचान भी हो गई है। इंद्र वज्रा जो छंद होता है उसमें पहले पहले दो तगण होते हैं, फिर जगण होता है और अंत में दो गुरु होते हैं। उपेंद्र वज्रा में जगण होता है, फिर तगण होता है और फिर जगण होता है और अंत में दो गुरु, ठीक है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यदि आपको इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में कोई परेशानी हो तो, ठीक है। अब हम देखेंगे इस उदाहरण को। ये जो उदाहरण है ये हमारा है उपेंद्र वज्रा का, और उपेंद्र वज्रा में अब आपको पता चल गया है कि पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु।
तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक गण बनाएंगे, और गण बनाने के लिए हमें 3 अक्षर चाहिए है। ठीक है, तो 3 अक्षर 1 2 और 3। अब ये पूरे के पूरे 3 अक्षर है, ये नहीं कि एक ये रहा एक ये रहा, नहीं, ये वाला भी नहीं माना जाएगा, और जो ये आधा व्यंजन है इसे भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 2 और ये पूरे वाला ये 3 अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए हैं। अभी 3 अक्षरों का एक गण बन गया है। ठीक है, अब गण बन गया है तो हम देखेंगे कि इस गण में कौन सा अक्षर क्या है, लघु है या गुरु है, लघु है या गुरु है। अब यहाँ पर न है, ये क्या है, ये लघु है, और ये क्या है, ये जो है ये वाला जो है ये हमारा लघु है, और ये गुरु है, ये हमारा लघु हो गया। ठीक है, यहाँ पर लघु, ये गुरु, और ये पूरा का पूरा क्या है, क्योंकि जो ये ह्रस्व उकार है। वैसे तो हम छंदों में वर्ण को, छंदों में स्वर को ही वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्योंकि छंदों में व्यंजनों को नहीं गिना जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्वरों को गिना जाता है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ स्वर के हिसाब से ही ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लघु या गुरु है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगले गण में, तो 1 2 3, अब ये एक गण तैयार हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला क्या है। अब ये वाला लघु है, लघु है नहीं, ये लघु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संयोग है, और संयोग से पूर्व वाला हमेशा ही छंदों में क्या होता है, गुरु होता है। समझ गए, संयोग से पूर्व वाला अक्षर हमेशा ही गुरु होता है, या तो गुरु हो तब भी गुरु होता है, या फिर लघु हो तो लघु को गुरु माना जाता है, संयोग से पूर्व। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखेंगे तो ये आई की मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये भी गुरु हो गई। अब यहाँ पर देखूं ये क्या है, ये लघु है, एक गण ये तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ गण बनाएंगे, 3 अक्षर लेंगे, 1 2 3, ये 3 अक्षरों का एक गण हो गया। अब इस गण में हम देखेंगे कि इस गण में पहला अक्षर क्या है। अब यहाँ पर देखो ह्रस्व उकार है, उकार है तो लघु हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर संयोग है, संयोग से पूर्व वाला हमेशा ही गुरु होता है, लेकिन यहाँ तो पहले से ये गुरु है, ये जो ओ है ये पहले से ही गुरु है, तो ये तो गुरु होना ही था, तो ये गुरु। अभी यहाँ पर जो संयोग था इससे पूर्व ये तो लघु था, और ये जो संयोग है इससे पूर्व तो गुरु है। यदि संयोग से पूर्व गुरु है तो गुरु माना जाएगा, यदि संयोग से पूर्व गुरु नहीं है, लघु है, तो लघु को भी गुरु माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लघु है, एक गण ये तैयार हो गया। ठीक, अब ये अंत में क्या हो, अंत में तो गुरु हो। समझ गए। अब यहाँ पर देखो, जो ये पहले वाला तो गुरु है, ये गुरु हो गया। ठीक है, और यहाँ पर तो हर्षव है, ये वाला तो यानी कि लघु है, और ये कहता है कि अंत में 2 गुरु हो। ठीक है, अंत में 2 गुरु हो। अब आपको एक बात याद आएगी, जब हमने छंदों की विशेषता के बारे में जाना था तो हमने देखा था कि हम विकल्प से लघु वर्ण को गुरु मान सकते हैं और गुरु वर्ण को लघु मान सकते हैं। समझ गए। एक हमने श्लोक किया था, सानुस्वारस्य दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत्, वर्णः संयोग पूर्वः
वर्ण संयोग पूर्वश्च पादांतो गो अपि वा, पादांतो गो अपि वा। ये जो कह रहा था, ये श्लोक कह रहा था कि अनुस्वार वाला हमेशा ही लघु होते हुए भी गुरु अक्षर माना जाएगा, विसर्ग वाला अक्षर लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, संयोग से पूर्व, जहाँ पर संयोग है उससे पूर्व वाले अक्षर को हमेशा ही गुरु माना जाएगा, और पादांता गो अपि वा, पादांता गो अपि वा, इसका मतलब ये है यदि पद या किसी पद के अंत में लघु अक्षर है और हमें वहाँ पर चाहिए है गुरु, तो हम विकल्प से उसको गुरु मान सकते हैं। ठीक है, यदि गुरु है पद के अंत में और हमें वहाँ पर जरूरत है लघु की, तो हम वहाँ विकल्प से उसको क्या मान सकते हैं, लघु मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो यहाँ पर ये लघु वर्ण है, यहाँ पर तो लघु वर्ण है, लेकिन इस लघु वर्ण को हम विकल्प से क्या मान सकते हैं, विकल्प से हम इसको गुरु मान सकते हैं, तो ये भी गुरु हो गया। ठीक है, ये तो गुरु था ही, ये लघु था, लेकिन विकल्प से हमने इसको भी क्या मान लिया, गुरु मान लिया। अब देखो, अब जो ये था, ये जो प्रतीक है, ये जो निशान है, ये किसके हैं, मध्य में क्या है, गुरु है, और पहले और तीसरे स्थान पर अक्षर है, ये क्या है, लघु है, तो ये जगण की पहचान है, जगण। ठीक है, जगण बन गया। अब यहाँ पर देखो, पहले और दूसरे स्थान पर गुरु है, तीसरे स्थान पर जो ये अक्षर है ये लघु है, तो ये किसकी पहचान है, तगण की पहचान है, यहाँ पर तगण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये और ये एक ही है, मध्य में गुरु है, पहले और तीसरे स्थान पर जो अक्षर है क्या है, लघु है, तो ये जगण हो गया। अब अंत में दो गुरु हो गए। ठीक है, गुरु हो गए। अब देखो, जगण आ गया, जगण आ गया, जगण के बाद क्या है, तगण है, तगण है, तगण के बाद जगण है, ये जगण है, और अंत में दो गुरु, अंत में दो गुरु। ठीक है, इस तरह से ये हमारा उपेंद्र वज्रा का जो छंद है वो पूरा हो गया है। यहाँ पर इसका जो उदाहरण है और एग्जाम में जो पूछा जाता है यही है। यदि उपेंद्र वज्रा छंद पूछता है एग्जाम में, तो इसका उदाहरण यही पूछेगा और यही पूछा गया है। ठीक है, इस छंद के बारे में हम निश्चित हैं कि यदि ये पूछा जाता है तो इसका उदाहरण यही होगा, नमो अस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ठीक है, नमो अस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय, ये उदाहरण याद कर लो, उपेंद्र वज्रा का यही उदाहरण है और यही पूछा जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा उपेंद्र वज्रा की हमने सबसे पहले तो पहचान देख ली, उपेंद्र वज्रा जतजा ततहु गो, उपेंद्र वज्रा जतजा ततहु गो, ये उपेंद्र वज्रा छंद वहाँ पर होता है जहाँ पर जगण हो, फिर तगण हो, फिर जगण हो, और अंत में दो गुरु हो। ठीक है, अब हम करेंगे, हमारा अगला छंद है उपजाति। उपजाति क्या होता है, उपजाति जो होता है वो इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद दोनों का मिला हुआ छंद होता है, जहाँ पर भी किसी भी चरण में या किसी भी पद्य में आपको उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा इन दोनों के प्रतीक या चिन्ह या विशेषता मिल जाती है, तो वहाँ पर उपजाति छंद होता है। उपजाति जो छंद होता है वो मिश्रित छंद होता है, मिश्रित छंद होता है, और मिश्रित छंद में दो छंद होते हैं, एक तो इंद्र वज्रा छंद और एक उपेंद्र वज्रा छंद। ठीक है, तो वो अब हम करेंगे। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट से ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा जो चौथा छंद है वो है उपजाति छंद। अब ये उपजाति छंद क्या होता है, कैसे होता है, ये तो इसके बारे में पहले बता दिया है कि ये एक मिश्रित छंद होता है, मिला हुआ छंद होता है, और इसमें दो छंद मिले हुए होते हैं, जिसमें एक होता है इंद्र वज्रा और दूसरा होता है उपेंद्र वज्रा। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी पहचान देखेंगे, और इसकी पहचान में भी यही कहा गया है कि ये जो छंद है ये एक मिश्रित छंद है, जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे अनंतरोदीरितम लक्षम भाजौ,
अनंतरोदीरितम लक्ष्यम भाजौ पादौ यदि याव उपजात्यस्तः। देखो, अनंतरोदीरितम लक्ष्यम भाजौ, अनंतरोदीरितम अनंतोदीरित लक्ष्यम भाजौ पादौ यदि याव उपजात्यस्तः, यदि याव उपजात्यस्तः। अब यहाँ पर जो संधि हुई है, आपको इस संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने संधि नहीं देखी है तो आप पहले संधि देखो, ठीक है। अब यहाँ पर जो संधि हुई है वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के कारण, जैसे यदि, आप सबको पता है कि यदि कैसे लिखा जाता है, यदि ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पर तो यदि के साथ बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छोटी ई की मात्रा थी। अब यहाँ पर देखो, आओ, यहाँ पर आव संधि हुई है, यानी कि अयादि संधि हुई है। एक सूत्र हमने कराया था, एचो यवा याव, उस सूत्र के द्वारा आव संधि हुई है। अब यहाँ पर देखो, आव, तो आव हमेशा होता है औ के स्थान पर, तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर फिर इयौ, यदि प्लस इयौ, यदि प्लस इयौ। अब इयौ यहाँ जो ये आया है, ये एक द्विवचन है, और ये द्विवचन किसको दर्शाता है, ये द्विवचन इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को दर्शाता है, ठीक है। ये कहता है कि अनंतरोदीरित लक्ष्यम भाजौ, लक्ष्यम मतलब लक्षण, भाजौ और अनंतरो, ये कहता है कि पादों में, चरणों में यदि इयौ, इयौ मतलब इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा हो गया, ठीक है। ये कहता है कि चरणों में यदि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिले हुए, लक्षण उनके अंदर मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर उपजातीय, उपजात्यस्था, उपजाति छंद होता है। समझ रहे हो? ये कह रहा है कि पादों में यानी कि चरणों में यदि इयौ, इयौ मतलब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर उपजाति छंद होता है। समझ रहे हो? ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन्हें याद भी कर लेते हो, इसको, इस छंद को, पहचान को यदि आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि छंदों में क्या होता है, छंदों में ये बता दिया है कि ये मिश्रित छंद है, और यहाँ पर इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा के ही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, मिले हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि उपजाति छंद वह है जो इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मेल से बनता है। अनंतरोदीरित लक्ष्यम भाजौ, ये कहता है कि पादों में यानी चरणों में यदि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर उपजाति छंद होता है, ठीक है। पादों या चरणों में यदि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर उपजाति छंद होता है। समझ रहे हो? ये कह रहा है कि 4 चरण होते हैं, 4 चरण या पाद होते हैं, यदि उनमें इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के लक्षण मिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उपजाति छंद होता है। अब हम इसके उदाहरण करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इसकी पहचान है, हिंदी में बता दिया है, ठीक है। और ये बता दिया कि ये एक मिला हुआ छंद है, मिला हुआ छंद में मिश्रित है, और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके उदाहरण करेंगे, उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये उपजाति छंद के उदाहरण है, पहला, दूसरा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये मिले हुए हैं, कैसे ये मिश्रित छंद है। तो देखो, सबसे पहले हम गण बनाएंगे, ठीक है। गण बनाना आपको आ गया, तीन वर्ण लेने हैं, और फिर हमने ये देखना है कि उसमें कौन सा अक्षर गुरु है या लघु है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, लघु है, ये श्लोक से पूर्व गुरु है, और ये लघु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये लघु है, ये मैं लघु, ये गुरु, ये भी गुरु। अब ये देखो, ये क्या है, ये लघु है, ये विसर्ग वाला, ये गुरु है, ये लघु है, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये गुरु है, ये गुरु है, और ये भी गुरु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जगण, फिर तगण, फिर जगण, और अंत में 2 गुरु। और ये पहचान किस छंद की थी, ये थी उपेंद्र वज्रा की थी। ये देखो, ये क्या हो गया,
ये हो गया हमारा जगण, ठीक है। यहाँ पर हो गया जगण, ठीक। यहाँ पर हो गया तगण, यहाँ पर हो गया हमारा फिर से जगण। ये एक ये लघु, ये मध्य में गुरु और ये लघु,